हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। है एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी रियली सॉरी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो लेट हो गया अपलोड होने में, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर हुई है बट आपकी कंटेंट कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ लेट होने के लिए। ये बुक हालांकि मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, इसमें मेरी भी गलती नहीं है एवरीवन, लेकिन फिर भी मैं सॉरी कहती हूँ क्योंकि लेट तो हुआ है वीडियो डालने में। और अब मेरे पास बुक है तो मैं चाहूँगी कि रोज़ इसको मैं अच्छे से अपलोड करूं और ताकि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ से आधुनिक इतिहास की जानकारी हमें मिलनी स्टार्ट होने लगती है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एवरीवन ऑनलाइन परचेज़ किया ये बुक, क्योंकि मुझे ये बुक नहीं मिल रही थी कोई भी दुकान में, ठीक है। हिंदी की बहुत कम मांग है जो नहीं मिल पाती है इसकी, तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। आने में लेट हो गई एवरीवन, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जो हो सके कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्ज़ाम अगर सामने आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं 9 क्लास की हिस्ट्री की बुक चैप्टर 1, जो फ्रांसीसी क्रांति से हम लोग पढ़ेंगे। एवरीवन, हम फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूसी क्रांति और उसके बाद हम लोग नाथसीवाद के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम लोग का चैप्टर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इसमें हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज एवं सुलभ तरीके से जानेंगे। और लेकिन अभी याद रखना जरूरी है कि सबका भी इतिहास होता है, बिना इतिहास के कोई भी हम लोग कहानी नहीं जान सकते पहले कि क्या घटित हो चुकी है और क्या नहीं। आप पता है, फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास की एक हिस्से को समझने की मदद मिलेगी। और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है, ताकि एग्जाम में हम लोग की कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1790 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोग का यह समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले को जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया था और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया, यानी तोड़ दिया गया, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के बतौर स्मृति संजोना चाहते थे, यानी स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे, मानी यादगार तरीके से सजो के रखना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस क्षेत्र का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 106
सन 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 106 सन 1774 में बारबो राजवंश के लुई 106 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वार्षे के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था और लुई 106 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ चुका था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था और केवल तीसरे स्टेटस के लोग ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1790 से पहले के फ्रांसीसी समाज एक संस्था के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्गों के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। यह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा या टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। कुछ नए शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लीरवे के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो लीरवे का मतलब है फ्रांस की मुद्रा, जैसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है स्टेट। क्रांति पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति का समूह। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। ये बुक ना बहुत अजीब तरह से आई। एक तो कहीं पे बुक मिल नहीं रही थी, मिली तो बहुत बुरी हालत में मिली है, जिससे बहुत सारे इसमें किया गया है। जीने का संघर्ष। संख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1790 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई।
परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे जीविका संकट कहते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे अनाम कहते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह को उठाए जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्र के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेन जाक रूसो जैसी दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी और अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मांतेक्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मंडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलानों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों या अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके और इसी समय लुई 106 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। एवरीवन, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रह देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्रांति की शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत लंबी एवरीवन फ्रांसीसी की क्रांति को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग आधुनिक इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद को काम आए और उसका एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्वालिफाई हो सके। तो प्लीज़ एवरीवन थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में एवरीवन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द नहीं, यानी कल आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।